हेलो दोस्तों, स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज हम आपको कराने वाले हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान का एक ऐसा पार्ट हम आपको कराने वाले हैं जिसमें अधिकतर बच्चों के डाउट बने रहते हैं। और जब हम एलएलबी का पेपर देते हैं या बीए एलएलबी हो या एलएलबी हो, एपी हो या यूपी पीसीएसजे हो, जब हम इस प्रकार के पेपर देने के लिए जाते हैं या हम बेसिक लेवल पर कभी हम बात करते हैं तो एक समस्या हमारे सामने सर्वाधिक होती है। वो होती है कि किसको उच्चतम न्यायालय बोला जाता है और किसको उच्च न्यायालय बोला जाता है। सबसे ज़्यादा जो डाउट रहते हैं वो ये होते हैं कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, ये जो है बहुत ज़्यादा समस्या होती है स्टूडेंटों की। वो जब इनको स्टडी करते हैं तो वो कंफ्यूज रहते हैं कि उच्चतम न्यायालय किसे कहते हैं और उच्च न्यायालय किसे कहते हैं, उच्च न्यायालय में क्या होता है और उच्चतम न्यायालय में क्या होता है, और ये होते कहाँ पर हैं, क्या कार्य करते हैं, ये क्या इनकी समय अवधि है। तो ये सारे डाउट इनके लिए इसलिए बने रहते हैं क्योंकि ये जो बोलने में थोड़ा इक्वल लगते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो ये जो है इनमें बहुत ज़्यादा डाउट बना रहता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में तो आज मैं ये दोनों के दोनों डाउट आपको क्लियर करने वाला हूं। सुप्रीम कोर्ट किसे कहते हैं और हाई कोर्ट किसे कहते हैं, उच्चतम न्यायालय क्या है और उच्च न्यायालय क्या है। उच्चतम न्यायालय को हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं और उच्च न्यायालय को हम हाई कोर्ट बोलते हैं। उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट। अब हम इनमें दोनों में अंतर जानेंगे और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है आपकी नॉलेज के लिए भी, आपके एग्जाम के लिए भी। आप नोटबुक ले लीजिएगा, पेन ले लीजिएगा, और जो मैं आपको चीज़ें देने वाला हूँ और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देने वाला हूँ, आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है। और आप एक अच्छा माइंड सेट इस लगा के बैठिएगा और अच्छे मन से इसको स्टडी करिएगा और अच्छे से देखिएगा। आप जब भी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की बात करोगे आपका एक भी क्वेश्चन जो है छूटने वाला नहीं है। ज़्यादा बात ना करते हुए डायरेक्ट हम अब चलते हैं अपने प्रश्न के उत्तर की तरफ। और पहले मैं आपको कराऊंगा उच्चतम न्यायालय, पहले कराएंगे हम आपको उच्चतम न्यायालय, क्योंकि अगर दोनों को एक साथ कराया जाएगा तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, पहले कराऊंगा आपको सुप्रीम कोर्ट, और मैंने ऑलरेडी नोट्स इनके बना के रखे हैं, आप कॉपी भी कर सकते हो और सुन भी सकते हो, ठीक है ना। बहुत ही बेहतरीन नोट्स हैं, आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट नंबर पे हमारा क्या है, उच्चतम न्यायालय, जिसको हम बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। इसको हम उच्चतम न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय भी बोलते हैं। पहला जो हमारा पॉइंट है, पॉइंट वाइज मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर का जो हमारा पॉइंट है, सर्वोच्च न्यायालय देश का, यहाँ पे का लिख देना है आपको। सर्वोच्च न्यायालय देश का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय है हमारा, सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, जो इसके 3 नाम है, ये एक ही न्यायालय के हैं। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, बात एक ही है। सबसे पहले तो आप ये लिख लेना है ना, ये तीनों नाम एक ही पर्सन के हैं, ठीक है। ये वाले एक ही नाम है, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। अब बात करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय देश का सबसे बड़ा न्यायालय होता है, इससे बड़ा कोई भी न्यायालय देश में नहीं होता है। दूसरे नंबर का पॉइंट है, सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 1 से 24 से 147 में है। मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जो बात कही गई है, सर्वोच्च न्यायालय की जो बात की जाती है, वो संविधान का जो भाग होते हैं हमारे, भाग की बात की जाए तो भाग 5 में आता है।
सर्वोच्च न्यायालय की जो बात की जाएगी भाग के हिसाब से की जाएगी 5 में, और अनुच्छेद यानी आर्टिकल के हिसाब से जो हमारी टॉक होंगी, बातें होंगी, वो 124 आर्टिकल से लेके 147 यानी 124 से 147 में, आर्टिकल 124 से 147 में हमारे सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात कही गई है। ठीक है, थर्ड नंबर का पॉइंट है, देखो सर्वोच्च न्यायालय भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है, भाग 5 में और अनुच्छेद 124 से 147 में इसके बारे में बात की गई है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, पॉइंट नंबर 3 देखते हैं अब। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में है। हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है वो दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में है। ये है नई दिल्ली में। देखो मैं हाईलाइट कर देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। भाग 5 आर्टिकल, ये सबसे बड़ा न्यायालय, ठीक है। और जो मैंने 3 पॉइंट बताए हैं ये एक ही नाम है, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और उच्चतम न्यायालय। ये तीनों नाम जो है एक ही हैं, ठीक है। इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो हमारे जो भारत है, इसका जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में है, लेकिन बैठक अन्य स्थान पर भी कर सकता है। हालांकि हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है दिल्ली में है, लेकिन कोई विभिन्न परिस्थिति होती है या कोई विशेष बैठक होती है तो हम अदर स्थान पर भी या कहीं और दूसरे स्थान पर भी इसे कर सकते हैं। ये नहीं है कि दिल्ली में ही होनी जरूरी है, हम अन्य स्थान पर भी हो सकता है, बैठ सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की जो बैठक है अन्य स्थान पर भी हो सकती है। 4th नंबर का जो हमारा पॉइंट है उसे देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। जो सर्वोच्च न्यायालय के राष्ट्रपति की जो नियुक्ति होती है, न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। देखो यहाँ पे मैंने हाईलाइटर कर दिया है, आप देख लेना। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, जिसको हम जस्टिस बोलते हैं, उनकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा होती है, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख दिया है राष्ट्रपति द्वारा। आगे नंबर का जो हमारा पॉइंट है उसे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वोच्च न्यायालय में 33 यानी 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश है। देखिए पहले जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय था उसमें 31 न्यायाधीश होते थे और एक होता था मुख्य न्यायाधीश, लेकिन 31 जुलाई 2019 यानी 31 जुलाई 2019 से हमारे जो न्यायाधीशों की संख्या है बढ़ा दी गई है। पहले जहां पर 2009 तक हमारे 31 होते थे, 31 की जगह 33 कर दिया गया है। और एक मुख्य न्यायाधीश जो है वो परमानेंट ही है, वो एक मुख्य न्यायाधीश है। ये 31 जुलाई 2019 से 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश कर दिए गए हैं, ठीक है। तो टोटल हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या है वो है 34, यानी हमारे टोटल न्यायाधीश कितने हैं? 34 टोटल न्यायाधीश हैं हमारे। सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 129 आर्टिकल 129 अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। मतलब जो हमारा आर्टिकल 129 है वो सर्वोच्च न्यायालय को भारत का अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय को। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायाधीश कौन घोषित करता है? आर्टिकल 129। या हमारा ये क्वेश्चन बन जाता है कि आर्टिकल 129 अभिलेख न्यायालय किसे घोषित करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को करता है। इस प्रकार ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हेडिंग हमारी है। ये जो लाइन है मैंने हाईलाइटर कर दिया है इसको भी, अभिलेख न्यायालय। आगे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वृद्धि का अधिकार संसद को है। अगर हम सर्वोच्च न्यायालय में अगर न्यायाधीशों की वृद्धि मतलब न्यायाधीशों की जो संख्या है अगर हम उसको बढ़ाना चाहते हैं तो ये जो पावर है ये संसद को होती है कि हम कितने सदस्यों को वहां पर बढ़ा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वृद्धि का अधिकार संसद को है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको देख लीजिएगा। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए उच्च न्यायालय में 5 वर्ष न्यायाधीश के पद पर
हो या 10 वर्ष उच्च न्यायालय में वकालत कर चुके हो। मतलब सर्वोच्च न्यायालय यानी मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बनने के लिए, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बनने के लिए उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए कि वो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के अंदर 5 वर्ष न्यायाधीश के पद पर रहे हों, या हाई कोर्ट के अंदर यानी उच्च न्यायालय के अंदर 10 वर्ष तक उन्होंने वकालत का पेशा किया हो, यानी वकालत की हो उन्होंने। कहाँ पर? हाई कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बनने के लिए हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय, यहां पर उन्होंने 5 वर्ष या तो न्यायाधीश का पद ग्रहण किया हो या 10 वर्ष इन्होंने यहां पर वकालत की हो, तब ये यहाँ पे इस योग्यता को पार करने के बाद कहाँ के जब वो बनेंगे न्यायाधीश, ये बनेंगे सुप्रीम कोर्ट के। तो ये योग्यता इनके अंदर होनी चाहिए। क्या? यहाँ पर मैं आप समझ जाओगे, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए उच्च न्यायालय में 5 वर्ष न्यायाधीश के पद पर हो या 10 वर्ष उच्च न्यायालय में हाई कोर्ट में वकालत कर चुके हों। ठीक है, आगे चलते हैं। अवकाश जो इनका होता है 65 ईयर पे होता है। जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनका 65 वर्ष पे अवकाश होता है। और मुख्य न्यायाधीश का वेतन, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका जो वेतन होता है 2,80,000 रुपये, 2,80,000 रुपये होता है। और अन्य न्यायाधीश, एक तो मुख्य न्यायाधीश होते हैं जो 1 होते हैं, ये इनकी संख्या कितनी होती है? 1 होती है। लेकिन जो अन्य न्यायाधीश होते हैं इनकी जो संख्या होती है 33 होती है, 33 होती है। और इनकी जो सैलरी होती है वो 2.5 लाख होती है, 2,50,000 रुपये इनकी जो सैलरी होती है। मुख्य न्यायाधीश की 2,80,000 रुपये और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी 2.5 लाख रुपये मंथली होती है। आगे चलते हैं। उच्च न्यायालय के निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट होता है, सर्वोच्च न्यायालय होता है, हाई कोर्ट का अगर कोई निर्णय आता है तो उसको मानने के लिए ये बाध्य नहीं होता है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय है वो किसी के अंडर में कार्य नहीं करता है। उच्च न्यायालय के निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो बड़ा कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय क्या है? छोटा। आगे चलते हैं। वेतन, भत्ते, पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। यानी जो वेतन दिए जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, वेतन, भत्ते, पेंशन, ये भारत की संचित निधि पर, जो भारत की जो जमा पूंजी की जो धनराशि होती है उसमें से दिए जाते हैं। और ये आर्टिकल 122 के भाग 3 में बोला गया है। तो यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ इनको, और देखो इसको भी कर देता हूँ मैं हाईलाइट। जो पेंशन, वेतन, भत्ते जो हैं भारत की संचित निधि पर, और ये आर्टिकल 122 में है। आगे चलते हैं। आर्टिकल 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। मतलब आर्टिकल 127 में बोला गया है कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति हो सकती है, उसका क्या है? प्रावधान है, तदर्थ न्यायाधीश। आगे चलते हैं, इसके जो पॉइंट हैं उनको और देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से राय मांगे जाने पर वह अनुच्छेद 143 के अंतर्गत उसे अपनी राय देता है। अगर राष्ट्रपति द्वारा सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर, अगर राष्ट्रपति को लगता है कि सार्वजनिक महत्व यानी सभी का इसमें महत्व है, यानी सभी का लाभ होने वाला है, और ऐसे प्रश्नों पे अगर वो सर्वोच्च न्यायालय से कुछ मांगता है तो सर्वोच्च न्यायालय उनको अपनी राय देते हैं। और ये राय जो देते हैं आर्टिकल 143 के अंतर्गत अपनी राय को देते हैं। वो अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन उस राष्ट्रपति के द्वारा जो मांगी जा रही है या कोई कोई बात कराई जा रही है उसके लिए मानने के लिए बाध्य नहीं होता। मगर सर्वोच्च न्यायालय, हाँ, अगर उन्होंने बोला है तो वो अपनी राय दे सकता है। ये नहीं है कि वो दे ही दे, अपने बाध्य नहीं है कि राष्ट्रपति ने बोला है तो हम जरूर ही दें, दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, लेकिन जो देता है वो 143 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय देता है। ठीक है,
सेवानिवृत्त न्यायाधीश भारत के किसी भी न्यायालय से वकालत नहीं कर सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट का जो है जज जो रिटायर होकर आते हैं वो आर्टिकल 124(1) के अंतर्गत वो किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। अब ये तो थी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात। अब हम करेंगे हाई कोर्ट के न्यायाधीश की बात। सर्वोच्च न्यायालय आपने देख लिया है, अब देखेंगे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय, यह राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। जिस प्रकार देश में एक सर्वोच्च न्यायालय होता है उसी प्रकार राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है जिसे हम हाई कोर्ट कहते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, किसी भी हाई कोर्ट को राज्य का सबसे बड़ा कोर्ट माना जाता है, सर्वोच्च न्यायालय माना जाता है। राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय को क्या होता है? हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय के संबंध में संविधान में भाग 4 के भाग 6 में और आर्टिकल यानी जो हमारे अनुच्छेद होते हैं 214 और 232 में दिया गया है। यानी जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है उसके बारे में जो हमारे संविधान में जो बात कही गई है, जो इसे अधिकार दिए गए हैं, भाग 4 के 6 में है और आर्टिकल 214 से 232 के अंतर्गत दिया गया है। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है, प्रत्येक राज्य में होता है एक उच्च न्यायालय। आगे देखते हैं। एक बात वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप इंपॉर्टेंट करके आप नोट कर लीजिएगा। संसद 2 या अधिक राज्यों और संघ के मध्य यानी एक से अधिक राज्यों के बीच में या उसमें एक संघ राज्य जो होता है उसको भी जोड़ लिया जाता है, या राज्य और संघ राज्य के बीच में 2 या 2 से अधिक राज्य और संघ के मध्य एक उच्च न्यायालय को स्थापित करता है या कर सकता है। मतलब संसद के अंदर इतनी पावर होती है कि 2 राज्यों के मध्य 2 स्टेटों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है, व्यवस्था कर सकता है। ये नहीं है कि अलग अलग ही दिए जाएं, 2 राज्यों के लिए एक न्यायालय की स्थापना कर सकता है। लेकिन जो उच्चतम न्यायालय होगा, सर्वोच्च न्यायालय होगा, वो भारत में सिर्फ एक ही होगा और उच्च न्यायालय 2 राज्यों के ऊपर भी या संघ के ऊपर भी हो सकता है, 2 राज्यों के ऊपर या संघ के ऊपर एक हो सकता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। देखो यहां पर एक बात बता दूं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति करता है और सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उसकी भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये पॉइंट मैंने यहाँ पर इसलिए डाल दिया है कि अगर आपका कोई कन्फ्यूजन या डाउट ना रहे। सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का जो नियुक्ति होगी राष्ट्रपति द्वारा और उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की ही जो जजेस होंगे उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं है। जो उच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं है, उसको कभी भी घटाया कभी भी बढ़ाया जा सकता है। इसकी संख्या राष्ट्रपति द्वारा हटाई या बढ़ाई जा सकती है, घटाई या बढ़ाई जा सकती है। लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी जो संख्या होती है वो संसद के ऊपर निर्भर करती है और उच्चतम न्यायालय की जो निर्भर करती है संसद पर निर्भर करती है और उच्च न्यायालय की जो निर्भर करती है वो करती है राष्ट्रपति पे। तो मैं यहां पर लिख देता हूं उच्चतम न्यायालय संसद, क्योंकि ये जो आपके डाउट हैं क्लियर हो जाएंगे। अगर आप इसको पढ़ोगे तो ये वाला पॉइंट किसका है? सर्वोच्च न्यायालय का। ये वाला पॉइंट किसका है? सर्वोच्च न्यायालय का। यानी उच्चतम न्यायालय को घटाई या बढ़ाई किसके ऊपर जाती है? संसद के ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पर किसके ऊपर डिपेंड करता है? राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 215 के अंतर्गत
उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है। यहाँ पर 215 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करा गया है। न्यायालय घोषित, ठीक है। आगे देखते हैं, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए 10 वर्ष तक, देखो जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए हाई कोर्ट के अंदर यानी उच्च न्यायालय के अंदर 5 वर्ष तो न्यायाधीश का पद हो या 10 वर्ष तक वकालत की हो, उसी प्रकार उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए 10 वर्ष तक न्यायिक पदासीन अधिकारी के पद पर तथा किसी भी उच्च न्यायालय में, भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में, ये नहीं है कि किसी भी एक उच्च न्यायालय में, भारत के किसी भी एक उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो या 10 वर्ष तक पदासीन रहा हो, न्यायिक पद पर पदासीन रहा हो। आगे बात करते हैं सेवानिवृत्ति, यानी जो उनका जो पद से उनका जो कार्यकाल पूरा होता है वो 62 वर्ष पर होता है, 62 वर्ष की उम्र पर इनका कार्यकाल पूर्ण हो जाता है। वेतन जो होता है, वेतन मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन है वो 2.5 लाख रुपये होता है। जो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उनका जो वेतन होता है वो 2.5 लाख रुपये होता है। और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, अन्य न्यायाधीश उनका जो वेतन होता है वो 2,25,000 रुपये होता है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को मानने के लिए बाध्य है। अनुच्छेद 141 हमसे क्या कहता है कि जो 141 के अंतर्गत ये कहा गया है कि जो हमारा उच्च न्यायालय है यानी हाई कोर्ट जो है वो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की बात को मानने के लिए बाध्य होता है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को मानने के लिए बाध्य होता है कौन? उच्च न्यायालय। ये किस में कहा गया है? आर्टिकल 141 में। देखो वेतन और भत्ते, हाई कोर्ट की बात चल रही है। हाई कोर्ट में जो वेतन और भत्ते होते हैं राज्य की संचित निधि पर निर्भर होते हैं। ध्यान रखना इस बात को, ये वाला जो पॉइंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेतन और भत्ते, वेतन और भत्ते तो राज्य की संचित निधि पर निर्भर करते हैं, लेकिन पेंशन, पेंशन जो निर्भर करती है भारत की संचित निधि पर निर्भर है। लेकिन हाई कोर्ट में ये जो है 2 जगह डिवाइड कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट की बात की जाती है, वेतन, भत्ते और पेंशन तीनों ही किस पर निर्भर करते हैं? भारत की संचित निधि पर निर्भर करते हैं तीनों ही। लेकिन हाई कोर्ट के अंदर वेतन और भत्ते तो राज्य की संचित निधि पर निर्भर करते हैं, लेकिन पेंशन राज्य की संचित निधि पर तो वेतन भत्ते निर्भर करते हैं और पेंशन भारत की संचित निधि पर निर्भर करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर वेतन, भत्ते, पेंशन तीनों ही भारत की संचित निधि पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, उच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, उसी प्रकार उच्च न्यायालय में इसका प्रावधान नहीं है, तदर्थ न्यायाधीशों का नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, उच्च न्यायालय में 2 वर्ष के लिए अपर न्यायाधीश नियुक्त किए जाने का प्रावधान अनुच्छेद 224 में दिया गया है। ठीक है, उच्च न्यायालय में 2 वर्ष के लिए अपर न्यायाधीश को नियुक्त किया जा सकता है। आर्टिकल 224 ये कहता है कि 2 वर्ष के लिए अपर न्यायाधीश नियुक्त किए जाने का प्रावधान है। कहां पे? उच्च न्यायालय में। ठीक है, सार्वजनिक हित या महत्व पर परामर्शदर्शी क्षेत्राधिकार नहीं है। मतलब अगर कोई सार्वजनिक हित है, जिस प्रकार सार्वजनिक हित के लिए राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय को पत्र लिखकर भेजता है, अपनी बात रखने के लिए भेजता है और वो अपने रिप्लाई में कुछ जवाब देता है, लेकिन यहाँ पर सार्वजनिक हित के लिए परामर्शदर्शी क्षेत्राधिकार नहीं है कि हम अपना सार्वजनिक हित के लिए या महत्व के लिए कोई परामर्शदर्शी क्षेत्राधिकार जो है वो इसको नहीं है। तो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, इसको क्षेत्राधिकार, परामर्शदर्शी
क्षेत्राधिकार किसका नहीं है, सार्वजनिक महत्व का नहीं है। ठीक है, तो ये थे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में अंतर। उम्मीद करता हूं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अंतर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और देखिए, ये अंतर आपको एक साथ और एक तरीके से समझ में नहीं आएगा। आपको ये जो समझ में आएगा, आप इसको प्रॉपर इसके नोट्स बना लीजिएगा, और जब नोट्स बनाकर इसे, एक बार तो आपने सुन लिया है, जब इसे आप उतारोगे, नोट्स बनाओगे एक बार जब, और जब इसे एक बार हर कहाँ से फेरोगे, आपके माइंड पर ये बिल्कुल सेम टू सेम छप जाएगा, और इसमें से जो भी आपके क्वेश्चन है वो सारे डाउट और क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ये था सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में अंतर। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन घंटी को दबा लो। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।